बच्चों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, पढ़ाई भी कर ही रहे होंगे मेहनत से। तो जैसा कि हम आप पढ़ रहे हैं इतिहास कक्षा 11 का, तो इस पुस्तक का नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय। और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इसका नाम है उसी प्रकार हम पढ़ते भी जा रहे हैं वैश्विक परिदृश्य के कुछ विषयों। हमने कई टॉपिक्स ऐसे पढ़े हैं जो हमारे वैश्विक वातावरण को प्रदर्शित करते हैं, वैश्विक इतिहास जो है हमारा उसको बताते हैं। विश्व में घटी महत्वपूर्ण घटनाएं या फिर आने वाली घटनाएं जो घटेंगी उनकी पृष्ठभूमि को तैयार करने वाली दशाएं, ये दोनों हमें अभी तक सीखने का मौका मिल रहा है इन टॉपिक से। इसी क्रम में हमारा एक चैप्टर था बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा। तो सांस्कृतिक विरासत जो थी, उस विरासत में परिवर्तन जो आए हैं, किन परिस्थितियों के कारण आए हैं, कैसे आए हैं, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसी में हमारा एक जो पार्ट है 4, ये है विज्ञान और दर्शन में अरबियों का योगदान, यानी साइंस एंड फिलॉसफी। विज्ञान और दर्शन का मतलब है कि जो वैज्ञानिक क्षेत्र है या जो दार्शनिकता का क्षेत्र है, इसमें अरबियों का योगदान, यानी अरब के निवासी। इससे पहले हमने चैप्टर में पढ़ा इस्लाम का उदय और अरब वासियों का आगमन, हर जगह पर वो पहुंचते हैं, आक्रमण करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों को जीतते हैं, अपने अधीन करते हैं। तो उनका किस चैप्टर को पढ़ना है? बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। और ये कहाँ पढ़ रहे हैं? यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत जो सांस्कृतिक परंपराओं में परिवर्तन हुए हैं हम उनको पढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हम देखेंगे अरबियों का योगदान, तो कहाँ के संदर्भ में बात हो रही है? वो यूरोप के संदर्भ में बात हो रही है, क्योंकि वो अरब से निकले हैं। तो यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि जो अरब के निवासी हैं, जो इस्लाम को मानने वाले हैं, उन्होंने यूरोप में बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं के काल में, जैसे इटली के क्षेत्र में, फ्लोरेंस का क्षेत्र है और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो सांस्कृतिक विरासत में परिवर्तन आ रहा है, उन सब में क्या भूमिका निभाई, इस टॉपिक में ये पढ़ना है। ठीक, वो जो भूमिका निभाते हैं सबसे ज्यादा वो किन क्षेत्रों में निभाते हैं उनको भी देखेंगे, विज्ञान और दर्शन। ठीक, तो हमें लग रहा है समझ में आ गई होगी बात कि सिंपल सा इस टॉपिक का मतलब है कि यूरोप महाद्वीप में जो सांस्कृतिक परिवर्तन चल रहे थे, सांस्कृतिक विरासत जो परिवर्तित हो रही थी, अपने आप को नई चीजों से अपडेट कर रही थी, या जो भी परिस्थितियां बन रही थी जिसके कारण कुछ उसमें चेंजेस आ रहे थे, उन सब के समय में विज्ञान और दर्शन का जो क्षेत्र है, इसमें जो परिवर्तन हुए हैं उनमें अरब से आने वाले लोगों का योगदान क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पूरे मध्यकाल में, अभी इससे पहले मैंने कालखंड बताया कि मध्यकाल का कालखंड वहां पर क्या रहा है, तो पूरे मध्यकाल में यानी होल मेडिवल एज जो है, मध्यकाल में गिरजाघरों और मठों के विद्वान, गिरजाघरों व मठों के विद्वान, गिरजाघर जो है वहां पर ईसाइयों के और जो मठ है उनके विद्वान यूनानी व रोमन विद्वानों की, यूनानी व रोमन विद्वानों की कृतियों से परिचित थे। देख लीजिए, सिंपल सी बात है कि जो गिरजाघर और मठ के जो विद्वान हैं वो यूनानी और रोमन विद्वानों की जो कृतियां हैं, जो उनके द्वारा लिखी गई बातें, कही गई किताब, जो बातें हैं, लिखी गई किताबें हैं, उन सब की जानकारी से परिचित थे, लेकिन इसका प्रचार नहीं किया। किंतु इसका प्रचार नहीं किया। प्रचार नहीं किया, इसका कारण क्या है? देखिए, जब कोई विचारक, कोई दार्शनिक कोई बात लिखता है तो उसमें मानव कल्याण की बात करता है, समानता की बात करता है, बंधुत्व की बात करता है। कभी ये तो नहीं लिखता है ना कि एक व्यक्ति एक वर्ग को दूसरे वर्ग का शोषण करना चाहिए। तो ये सारी जो किताबें की जो जानकारियां थी वो सभी इनको पता थी, विद्वानों को, लेकिन ये जानते थे कि अगर हम इसको पब्लिक कर देंगे, इसका प्रचार प्रसार कर देंगे तो क्या होगा, लोग जानकार हो जाएंगे, बुद्धि विवेक उनका काम करने लगेगा, चिंतन करने लगेंगे, अरे इसमें तो ये बात कही गई है, ये होना चाहिए। तो इसीलिए इसको छुपा के रखा था यहाँ पर। लेकिन अब जब अरब निवासी आएंगे तो उनको तो कोई डर है नहीं, वो जैसे जहां से जानकारी मिलेगी उसको एक्सपोज करते जाएंगे, उसको फैलाते जाएंगे, और इसी के कारण वहां पर लोगों की चेतना में विकास होगा, चैतन्य विकास होगा। अब जब इन्होंने छिपा के रखा तो होता क्या है कि 14वीं शताब्दी में
14th सेंचुरी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु को पढ़ना आरंभ किया। प्लेटो और अरस्तु को पढ़ना आरंभ किया का मतलब यह है कि प्लेटो और अरस्तु के द्वारा बताई गई बातें जिस पुस्तक में थी उसका अध्ययन व्यापक तौर पर आरंभ हो गया। ठीक है। ये कब आरंभ हुआ? जब इनकी पुस्तकों का अनुवाद हुआ। क्यों? क्योंकि अनुवाद इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हर जगह एक लैंग्वेज नहीं चल सकती। अभी इंडिया में देखा जाए तो लैंग्वेज की जो डाइवर्सिटी है, जो इसका जो विविधतापूर्ण वातावरण है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाइए भाषा बदल जाती है। इवन कहीं कहीं स्टेट के अंदर ही कई भाषाएं चल रही हैं। तो ऐसे में क्या है, जब लोकल लैंग्वेज में उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ट्रांसलेट कर दिया जाएगा, तो वो ज्यादा लोकप्रिय हो जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे हम एक ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां लोगों को हिंदी आती है और हमें इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, तो ऐसे में अगर हम उनके सामने अपनी, और जो बैठे हुए हैं उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तो ऐसे समय में अगर हम खूब अच्छे से इंग्लिश में अपनी बात को रखेंगे, खूब भाषण देंगे, अच्छी सी बात, अच्छी अच्छी बातें कहेंगे, तो क्या होगा? उसका मतलब कुछ नहीं, भैंस के आगे बीन वाली बात होगी। भाई वो उनको तो जब आती नहीं तो आप कुछ भी कहते रहिए, वो अपना फोन चलाने लगेंगे, व्हाट्सएप चेक करने लगेंगे किसका मैसेज आया। तो ऐसे ही यहाँ पर भी था कि किताबें तो थी लेकिन वो लोकल लैंग्वेज जो थी, लोकल डायलॉग जो था, क्षेत्रीय भाषाएं थी, उनमें वो ट्रांसलेट नहीं थी, इसलिए लोग नहीं पढ़ पाते थे। जैसे रामायण की बात की जाए तो जो तुलसीकृत रामायण है, तुलसीकृत रामायण क्या है? रामचरितमानस है। और जो वाल्मीकिकृत रामायण है वो क्या है? वो मूल ग्रंथ है, वो संस्कृत में है, उसको इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया कुछ चीजें इन्वेंट करके, तो लोकल लैंग्वेज में आ गई। जब लोकल लैंग्वेज में आ गई तो ज्यादा प्रचारित होगी क्योंकि उसको हर कोई पढ़ समझ सकता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ जब अनुवाद किया गया तो अनुवाद के कारण ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो समझ में आने लगी, पढ़ने लगे और एक वैचारिक परिवर्तन होना शुरू हो गया। अरस्तु जो है, इनको जो अरबवासी है वो कहते थे अफलातून। ठीक, अफलातून याद रखिए। अगर ये पूछा जाए प्लेटो को अफलातून की संज्ञा किसने दी है, तो वो दी है अरब निवासियों ने। जो अरब वाली है, वासी है, उन अरबवासी विद्वानों ने इनको दी है। ठीक, और जो अरस्तु है इनको एरिस्टोटल कहा गया। ठीक, अरबी विद्वानों ने इनको अफलातून और इनको अरिस्टोटल, ये टा है, टोटल की संज्ञा दी। यूनानी ग्रंथों का अनुवाद किया। किसने किया? अरबवासियों ने, अरबी विद्वानों ने। अरबी विद्वानों ने इसका अनुवाद किया। इस अनुवाद में जो जिस विषय की किस पुस्तकों का अनुवाद किया गया वो मैं बता दे रहा हूं। वो पुस्तकें थी विज्ञान की, विज्ञान से संबंधित जो पुस्तकें थी, वो जरूरी नहीं कि इन्हीं दो लोग किया जाए, वो और भी बहुत सारे विद्वान थे जिन्होंने अपने समय में किताबें लिखी थी, उनका ट्रांसलेट ये लोग कर रहे हैं। तो विज्ञान, गणित, गणित के बाद खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। ठीक, अब इन सबका जब ट्रांसलेट हो जाएगा तो ट्रांसलेट के बाद ये बात सामने आ जाएगी कि जो रोमन सभ्यता पुरानी थी वो बहुत ही रिच सिविलाइजेशन था, बहुत ही रिच थी, बहुत ही धनी संपदा वाली थी, जिसमें इन सभी विषयों का अध्ययन अध्यापन किया जाता था। लेकिन पतन के दौरान क्या हुआ? इन सब पर पर्दा पड़ता चला गया। जब अरबवासी आए तो पुनः उस पर
पर्दे को उठाया और ये चीजें सबके सामने आई। पर्दे पड़ने का मतलब कोई पर्दा नहीं डाला था, मतलब ये चीजें नगण्य हो गई, लोग इस पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, अपनी अपनी व्यवस्थाओं में व्यस्त थे। जब लोग आए, इसका अनुवाद किया, लोगों के सामने प्रस्तुत की, तो उसका अध्ययन अध्यापन पुनः आरंभ हो गया। इन सभी अनुवाद के क्षेत्रों में, अनुवाद के कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो कुछ विद्वान हैं, मैं उनकी बात कर लूंगा यहाँ पर। तो अरब से अरबी विद्वान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है जिन्होंने काफी योगदान दिया अनुवाद के क्षेत्र में, उनका नाम था हकीम। ठीक है, इसी के साथ मध्य एशिया से एक विद्वान गए जिन्होंने इसका अनुवाद किया। ठीक, ये अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए और इसको ट्रांसलेट भी किया। तो उनमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट को ले ले रहे हैं, बाकी इनके साथ में तो बहुत लोग थे, लेकिन जिन्होंने ज्यादा बड़े स्तर पर काम किया उनकी बात हम करेंगे। तो मध्य एशिया से जो आया था उनका नाम था इब्न सीना। इब्न सीना, ठीक, ये एक दार्शनिक थे, जिन्होंने वहां के ग्रंथों के अनुवाद का कार्य किया। इनको लैटिन भाषा में, यूनान में लैटिन भाषा चलती थी, तो लैटिन भाषा में इनका नाम, वैसे इनका मध्य एशिया में नाम इब्न सीना था, लैटिन भाषा में इनको एविसीना नाम कहा गया। एविसीना। नाम दिया गया। यहीं पर आयुर्विज्ञान, जो चिकित्सा की एक शाखा होती है, आयुर्विज्ञान की पुस्तक थी विश्वकोश। इसका अनुवाद अल-राजी अल-राजी ने किया। ये जो है अल-राजी, ये भी अरबी विद्वान, ठीक है, ये अल-राजी अरबी विद्वान है जिनको यूनान में रेजस के नाम से जाना गया। रेजस नाम से जाना गया। ठीक, इस तरह से ये व्यवस्था यहाँ तक पहुंची। चलिए अब इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं मानवतावादी विषयों का कैसे बड़ी द्रुत गति से प्रचार प्रसार हुआ। इसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करने में हेल्प मिलेगी आपको, क्योंकि पढ़ते हुए नोट करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। अब क्या हुआ कि हमारे पास ट्रांसलेटेड बहुत सारी बुक हैं, इसमें यहाँ का अगर देखें तो अब क्या होने वाला है आगे इसको देखते हैं कि अब मानवतावादी ह्यूमैनिटेरियन जो है, मानवतावादी जो है, इन्होंने सामग्री इनके पास उपस्थित है, इन्होंने तरह तरह के प्रयत्न किए, यानी अनेकों प्रकार के प्रयास कर अपनी बातें लोगों तक पहुंचाई। ठीक है भाई, इनके पास अब मैटर हो ही गया, ट्रांसलेटेड है, तो उसको सिर्फ लोगों तक पहुंचाना ही है, प्रसारित करना है। विश्वविद्यालय पाठ्यचर्या में, इससे पहले हम देखा विश्वविद्यालय में विधि का अध्ययन ज्यादा हो रहा है, विधि के क्षेत्रों में जो है ज्यादा लोगों की रुचि हो रही है। तो विश्वविद्यालय की पाठ्यचर्या में कानून के साथ साथ आयुर्विज्ञान और धर्मशास्त्र पर, आयुर्विज्ञान और धर्म शास्त्र पर, आयुर्विज्ञान
और धर्मशास्त्र पढ़ लेंगे, धर्मशास्त्र का दबदबा बढ़ने लगा। दबदबा बढ़ने लगा का मतलब ये है कि इस विषय के साथ साथ ये दो विषय भी लोगों के मस्तिष्क में छाने लगे और लोकप्रिय होते गए। इसको पढ़ने वालों की संख्या निरंतर बढ़ने लगी, यानी कि दबदबा बढ़ने लगा। फिर ये मानवतावादी विषय जो थे वो विश्वविद्यालय के बाद स्कूलों में भी लागू किए गए। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो विश्वविद्यालय की पाठचर्या जो है, यानी कि अभी हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम क्या है, +2 +3, यही तो है। पहले हम 10th तक आते हैं, उसके बाद +2 यानी 12, फिर इसमें +3 यानी BA, BSc, BCom, BBA, BCA, ये सारी चीजें होती हैं जो हमारी डिग्री कोर्सेज होते हैं, यही होता है। तो वर्तमान में एजुकेशन का सिस्टम जो है इसको कहेंगे +2 +3, ठीक, 10 +2 +3, ये हमारा शिक्षा का पैटर्न है। 10th पे आते हैं, 12th करते हैं, फिर 3 साल में ग्रेजुएशन करते हैं। अभी क्या होने जा रहा है कि 8 +4 +4 ये हो जाएगा नई शिक्षा नीति में। 8वीं तक पढ़ेंगे, उसके बाद 4 साल में आपका क्या होगा, 12th होगा, उसके बाद 4 साल में आपका ग्रेजुएशन होगा, ठीक। +1 हो जाएगा पीजी के लिए, सॉरी 2 हो जाएगा पीजी के लिए, +1 हो जाएगा। तो इस तरह से टीचिंग जो है स्किल डेवलप करने के लिए जो बीएड वगैरह प्रोग्राम्स होते हैं, तो ये सारी चीजें बात की है, इससे आपको कोई खास मतलब ही नहीं है। लेकिन बस ये जानिए कि वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है हमारी वो क्या है, +2 +3, 10 +2 +3। तो यहाँ पर क्या हुआ, विश्वविद्यालय जो होता है, जो +3 वाली बात होती है ये विश्वविद्यालय की होती है, और +2 वाली जो बात होती है वो विद्यालय की होती है। ये डिग्री कॉलेज होते हैं, ये कॉलेज होते हैं। इसके नीचे जो होता है यानी 10th तक, ये होता है स्कूल होता है। तो यहाँ पर बात ये कही जा रही है कि विश्वविद्यालय के बाद ये मानवता के विषय, मानवतावादी विषय है, जिसमें मानव के बारे में जानकारी मिलती है, मानव के आचार विचार और व्यवहारों के बारे में जानकारी मिलती है। ये सारे विषय विश्वविद्यालय के बाद अब स्कूलों में भी, सॉरी स्कूलों में तो पहले से लिखा हुआ मैंने, स्कूलों में भी लागू किए गए, ठीक। फिर धीरे धीरे पूरे यूरोप में पढ़ाया जाने लगा, और एक तरह से अब क्या हुआ, विज्ञान और गणित इसके साथ साथ मानवतावादी विषय भी बहुत तेजी से लोकप्रिय हुए और हर जगह पढ़ाया जाने लगा, ठीक। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा कलाकार और यथार्थवाद। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में कवर करने पे लंबा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।